नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। और पूरे देश में इस वक्त पाकिस्तानी आतंकियों की गतिविधि कितनी तेजी से बढ़ चुकी है, यह बात हम सभी जानते हैं। अब ऐसे में सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आतंकी हारिश अली को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत पर भेज दिया है और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर कैसे पाकिस्तान इन सभी कनेक्शंस को बनाए रखता है। क्या इसके पीछे की साजिश क्या कुछ है, वो भी हम आज की इस खबर में जानेंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आतंकी साजिशें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। देश के अलग अलग कोनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि आखिर कैसे पूरे देश में पाकिस्तान अपने आतंकियों को बढ़ा रहा है। चाहे वो एयरपोर्ट स्टाफ हो या पंचर वाला, सभी के कनेक्शन पाकिस्तान के साथ सामने आए हैं। लेकिन हमारे देश की जांच एजेंसियां पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे को लगातार ढेर कर रही हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम हारिश अली है, जो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ कनेक्शन रखता था। और अब एनआईए ने उसे 5 दिन की हिरासत में लिया है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। लखनऊ से सामने आई यह खबर देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आम लोगों के लिए चिंता का विषय भी है। एक बार फिर यह साफ हो गया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधाराएं किस तरह युवाओं तक पहुंच रही है और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि आरोपी कोई अनपढ़ या बेरोजगार व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मेडिकल छात्र है जो पढ़ाई के साथ साथ आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ पाया गया। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सहारनपुर निवासी हारिश को 5 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया। हारिश पर आरोप है कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एटीएस को उससे गहराई से पूछताछ करने का मौका मिलेगा, जिससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हारिश काफी लंबे समय से इंटरनेट मीडिया के जरिए सक्रिय था। वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं से संपर्क करता था और धीरे धीरे उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ मोड़ने की कोशिश करता था कि जिहाद होगा, इस्लामिक जिहाद होगा। ये सारी बात, ये तरीका नया नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें किसी को सीधे तौर पर कुछ समझ में नहीं आता है। पहले दोस्ती की जाती है, फिर भरोसा जीता जाता है और उसके बाद धीरे धीरे दिमाग में जहरीले विचार भरे जाते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है। हारिश के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। वो एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस का एक छात्र है, यानी वो पढ़ा लिखा है, समाज में एक जिम्मेदार पेशे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया। यह दिखाता है कि कट्टरपंथ का असर सिर्फ कमजोर या अनपढ़ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। सूत्रों के अनुसार हारिश को 15 मार्च को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय वो अपने रोजमर्रा के जीवन में सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन एजेंसियों को पहले से उस पर बहुत ज्यादा शक था। लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तब जाकर उसे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसके ठिकानों की तलाशी ली गई तो कई अहम डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। इनमें मोबाइल फोन, आईपैड और पेन ड्राइव शामिल है। इन डिवाइस के मौजूदा डेटा ने जांच एजेंसियों को कई नए सुराग दिए हैं। शुरुआती जांच में संदिग्ध चैट, वीडियो और अन्य सामग्री मिलने के बाद सामने आई है, जिससे यह साफ होता है कि वो सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था हारिश। एटीएस ने जब शुरुआती पूछताछ की तो हारिश ने ज्यादातर जानकारी नहीं दी, छुपाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब एटीएस ने कड़ा रुख अपनाया, उसके बाद हारिश का मुख खुला। वो सवालों के जवाब देने से लगातार बचता रहा या फिर गोलमोल जवाब देने की कोशिश करता रहा। इसी वजह से एजेंसी को लगा कि उससे और गहराई से पूछताछ की आवश्यकता है। इसके बाद कोर्ट में रिमांड की मांग की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया।
अब जब उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है तो एजेंसियां उससे हर पहलू पर पूछताछ करेंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके संपर्क में और कौन कौन लोग थे। क्या वो अकेला काम कर रहा था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? क्या उसने और युवाओं को भी इस रास्ते पर धकेला है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। एटीएस की योजना है कि हारिस को सहारनपुर और मुरादाबाद ले जाकर के भी पूछताछ की जाए। इन दोनों जगहों पर उसके संपर्कों और गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि इन शहरों में उसके कुछ ऐसे ठिकाने या संपर्क हो सकते हैं जिनके जरिए वो अपना नेटवर्क चला रहा हो। इस मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है, वो है फंडिंग का। जांच में पता चला है कि हारिस को क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे मिल रहे थे, आतंकवाद फैलाने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। यह पैसा कहां से आ रहा था, किसके जरिए भेजा जा रहा था, क्या पाकिस्तान का इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है और यही वजह है कि आतंकी संगठन इसका ज्यादातर उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है कि हारिस ने कश्मीर में 1 सप्ताह का प्रशिक्षण लिया था। हालांकि इस बात की अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सक्रिय होने की तैयारी कर रहा था। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या उसका संपर्क देश के बाहर बैठे किसी आतंकी हैंडलर से था, क्योंकि यह देश के अंदर तक की तो बात नहीं है, इसके कई सारे तार विदेशों से भी जुड़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस मामले में विदेशी हैंडलर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित करते हैं और फिर उन्हें अपने नेटवर्क का एक हिस्सा बना लेते हैं। यह पूरा मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले, अच्छे करियर की तरफ बढ़ने वाले युवा भी अगर इस तरह के रास्ते पर चले जाएं तो यह समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। माता पिता और शिक्षकों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज देना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। वो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किस तरह के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी इस मामले में सवालों के घेरे में आती है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स लगातार ऐसे कंटेंट को हटाने की निगरानी बढ़ाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां सामने आना चिंता का विषय है। फिलहाल हारिस 28 मार्च तक एटीएस की रिमांड पर रहेगा। इस दौरान उससे लगातार पूछताछ किए जाएंगे और उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी जो इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचा सके। इसके बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर संभवतः न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया जाए। एजेंसियों को उम्मीद है कि इस रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी, बल्कि उन सभी लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा जो अभी पर्दे के पीछे से देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े खतरे की तरफ भी इशारा करता है। जरूरत है कि हम सभी सतर्क रहे, खासकर डिजिटल दुनिया में जहां एक क्लिक के जरिए कोई भी किसी के संपर्क में आ सकता है। देश की सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो जागरूक रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दे, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। और इन सभी के बीच कई सारे सवाल ये भी खड़े होंगे कि क्या पाकिस्तान इस वक्त हमारे देश में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से हमारे देश को दहलाया जा सके? यही कारण है कि लगातार बीते एक हफ्ते में 15 से अधिक ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, कभी पंजाब पुलिस द्वारा, कभी हरियाणा पुलिस द्वारा, कभी दिल्ली पुलिस, कभी नोएडा पुलिस और कभी तो असम की पुलिस द्वारा और कभी एनआईए के द्वारा। कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारतीय हैं, लेकिन उनकी सोच आतंकवाद के साथ, पाकिस्तान के साथ पाई गई है, जिसमें कई ऐसे सबूत मिले हैं कि वो अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं और उसके बाद उसकी लाइव फुटेज उठा करके पाकिस्तान को देते हैं। और कई बार कई ऐसी संदिग्ध जगहों की जहां पर फोटो वीडियोस लेना मना है, वहां की फोटो वीडियोस उठा करके विदेशों में भेजते हैं और उनके जरिए उन्हें पैसे आते हैं। तो क्या पाकिस्तान की एक कोई बड़ी साजिश है? हारिस उसी एक साजिश का हिस्सा था। क्या हारिस भी इस पूरे हैंडलर ग्रुप के बारे में कुछ जानता है? आईसिस जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उसके साथ हारिस के कनेक्शन किस तरीके से बने?
क्या कुछ इस वक्त भारत के अंदर साजिशें चल रही हैं, आईसिस इस वक्त भारत के अंदर क्या करने का प्रयास कर रहा है, यह सब कुछ आने वाले दिनों में जल्द ही पता चलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे आतंकवादी सोच के व्यक्तियों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।